गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा लेक्चर सीरीज़ का है लेक्चर नंबर 2 CRPC/BNSS। तो आज अपने लेक्चर सीरीज़ को हम लोग शुरू करेंगे विद द टॉपिक ऑफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन फॉर BNSS/CRPC। ठीक है। सो without any further ado, let's begin our lecture. So this is the topic, that is the rule of interpretation for CRPC/BNSS, and along with that we gonna start विद द प्रोविजंस। आज हम लोग प्रोविजंस को भी शुरू करेंगे पढ़ना। ठीक है। आज हम लोग शुरू करेंगे सेक्शन 482 एंड 483 ऑफ CRPC, दैट इज करस्पॉन्डिंग सेक्शंस ऑफ सेक्शन 522 एंड 529 ऑफ BNSS। ठीक है। तो पहले ये समझ लेते हैं रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है CRPC एंड BNSS का। तो जब हम लोग CRPC या BNSS को इंटरप्रेट करेंगे तो वी अडॉप्ट अ पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, while interpreting the provisions of CRPC, provisions of CRPC/BNSS, a purposive interpretation has to be adopted। ठीक है। इसको ध्यान से समझते हैं, इसका मतलब क्या है। तो जब भी हम CRPC या BNSS के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करेंगे तो हम एक पर्पसिव इंटरप्रिटेशन को अडॉप्ट करेंगे। अब पर्पसिव इंटरप्रिटेशन होता क्या है, व्हाट इज पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, दिस इज द क्वेश्चन हियर। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम लोग किसी सेक्शन को पेरूज करते हैं, किसी लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप इस इंटरप्रिटेशन को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। जब किसी सेक्शन या किसी आर्टिकल को हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो अक्सर ये लगता है ना कि जो इस सेक्शन का पर्पस है उसका लैंग्वेज उस पर्पस को सर्व नहीं कर रहा। ठीक है। जो भी उस सेक्शन या उस आर्टिकल को फ्रेम करने का जो पर्पस या इंटेंशन था ये उसको सर्व नहीं कर रहा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लैंग्वेज से डेविएट कर जाते हैं एंड वहां पर उसको उस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि जो उस प्रोविजन का पर्पस है वो बाहर निकल के आ पाए। ठीक है। सो दिस इज व्हाट पर्पसिव इंटरप्रिटेशन इज। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब एक सवाल आता है कि सपोज अगर देयर इज अ कंफ्लिक्ट बिटवीन एनी ऑफ द टू प्रोविजंस ऑफ BNSS/CRPC, व्हाट वुड हैपन इन दैट केस। ठीक है। सो इफ देयर इज एनी कंफ्लिक्ट बिटवीन any provisions of the CRPC/BNSS, that provision will prevail which serves the basic constitutional principles। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। ठीक है। आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा जो भी ये बात कहना चाह रहा है। तो हम लोग कौन सा रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट करेंगे while इंटरप्रेटिंग CRPC एंड BNSS, दैट इज द पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। ठीक है। ठीक है। सो अब हम लोग अपने पहले प्रोविजन की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज सेक्शन 528 ऑफ BNSS। ठीक है। पहले BNSS का सेक्शन कर लेते हैं, फिर उसको रिलेट कर लेंगे विद सेक्शन 482 कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, आए भी हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन 528 ऑफ BNSS, व्हाट डज द हेड नोट ऑफ सेक्शन 528 इज सेइंग, दैट इज द saving of inherent powers of High Court। Inherent powers of High Court। प्लीज अपने बैरक्स को आप लोग ओपन कर लें। होप आपके पास CRPC और BNSS का बैरक्ट होगा, उससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी अगर आप उसको ओपन कर लें तो। ठीक है।
तो सेक्शन 528 बीएनएसएस का हेड नोट क्या कहता है? सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। अब यहां पे सवाल ये खड़ा होता है कि ये इनहेरेंट पावर्स क्या है? ये इनहेरेंट पावर्स क्या है? क्या होता है इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट? ठीक है, देखिए जो हाई कोर्ट है, ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अ स्टेट। एक स्टेट का जो सबसे हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट होता है दैट इज द हाई कोर्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट के पास ना कुछ ऐसी पावर्स है। इनहेरेंट का मतलब क्या होता है? समाया हुआ, उसमें दिया गया। ठीक है, तो हाई कोर्ट के पास कुछ ऐसी पावर्स हैं विच आर इनहेरेंट इन देम। इनहेरेंट मतलब क्या? कि वो एक्सप्लिसिटली रिटन नहीं है कहीं पे, वो पावर्स उनके पास हैं बिकॉज दे आर द हाई कोर्ट। बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अ स्टेट, हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अ स्टेट, दे आर बीइंग प्रोवाइडेड विद इनहेरेंट पावर्स। इसको मैं लिख देता हूं, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द हाईएस्ट criminal court, the high court have inherent powers। ठीक है, आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है। क्योंकि हाई कोर्ट जो है दैट इज द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, दैट इज द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अ स्टेट, दैट्स व्हाई इट हैव सम इनहेरेंट पावर्स। तो जैसे अगर हम एक बार इस सेक्शन को अच्छे से पढ़ते हैं, प्लीज अपना बैरेक्ट ओपन कर लीजिए। दैट इज द सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। तो पहली चीज हमारा पहला ध्यान हमारा कहां जाएगा? द वर्ड सेविंग पर। ठीक है, सेविंग यहां पे क्या सिग्निफाई कर रहा है? कि इट इज अ सेविंग क्लॉज। सेविंग क्लॉज क्या होता है? कि ये बचा रहा है। ठीक है, ये उसको एक एक्सप्लिसिटली लाइक मेंशन दे रहा है, मतलब बचा रहा है, उसको सेव कर रहा है। ठीक है, सो सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। यहां पे किस कोर्ट की बात हो रही है? हाई कोर्ट की बात हो रही है। और हाई कोर्ट के कौन से पावर्स की? इनहेरेंट पावर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रोविजन है इसके ऊपर रीड करते हैं, क्या कह रहा है? नथिंग इन दिस संहिता। संहिता, ठीक है, संहिता यहां पे क्या है? संहिता दैट इज कोड। हमने पिछले लेक्चर में समझा था ना कि कोड क्या होता है। ठीक है, अच्छे से समझा था इस चीज को। तो नथिंग इन दिस संहिता क्या है इसमें आगे? नथिंग इन दिस संहिता शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अफेक्ट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर दिस संहिता और टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट और अदरवाइज टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। तो इस सेक्शन को पेरूज करने के बाद हमें क्या पता चलता है? कि देयर आर 3 forms of inherent power, 3 types of inherent power that is available before the high court। ठीक है, अब वो पावर्स क्या क्या हैं एक बार मैं इनको नोट डाउन कर देता हूं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज टू मेक सच ऑर्डर्स, to make such orders as may be necessary to give effect to any order, to give effect to any order। Second one is or to prevent abuse of the process of any court or the last one is to secure the ends of justice, to secure the ends of justice। ठीक है, इन तीन पर्पसेस के लिए हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि दे कैन एक्सरसाइज देयर इनहेरेंट पावर्स। ठीक है, एक बार सेक्शन को फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। पहला क्या बोल रहा है? सेक्शन 528 क्या बोल रहा है? सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, इट्स अ सेविंग क्लॉज, इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, नाउ द टर्म नथिंग हैज बीन यूज्ड हियर। नथिंग,
जब आप पहला वर्ड पढ़ेंगे सेक्शन 528 ऑफ बीएनएसएस का, वहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, नथिंग। अब इस नथिंग की बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। एक तो होता है नथिंग और एक होता है नॉट विथ स्टैंडिंग। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट विथ स्टैंडिंग को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज। नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज। ठीक है, नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज का पर्पस क्या होता है कि ये किसी भी प्रोविजन को, ठीक है, या किसी प्रोवाइजो को, या कुछ भी है, ठीक है, कोई प्रोविजन है, कोई प्रोवाइजो है, कोई सब सेक्शन है, ठीक है, उसको एक ओवर राइडिंग इफेक्ट दे देता है। ओवर राइडिंग इफेक्ट। अब ओवर राइडिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नो मैटर वॉट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर द चैप्टर, अंडर द कोड, अंडर द लॉ, ठीक है, दैट सेक्शन विल प्रिवेल। जो सेक्शन में बात कही गई है वो प्रिवेल करेगी, और भले ही वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से वॉयलेट कर रही है या कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है पहले के प्रोविजंस को, ठीक है, वो सेक्शन प्रिवेल करेगा। हमारे बीएनएसएस में कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जहाँ पे नॉट विथ स्टैंडिंग का यूज़ हुआ है, बट यहाँ पर नहीं हुआ है। इसके रेलेवेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेक्शन 528 को ऐसे शुरू करते कि नॉट विथ स्टैंडिंग इन दिस संहिता, ठीक है, मतलब नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस संहिता, तो उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी? उससे प्रॉब्लम ये हो सकती थी कि देखिए, बीएनएसएस का अपना एक पर्पस है, उसमें कई सारे प्रोविजंस हैं, हर प्रोविजन का अपना एक पर्पस है, ठीक है। अगर नॉट विथ स्टैंडिंग डाल दिया गया होता तो हाई कोर्ट के पास एक ओवर राइडिंग पावर आ जाती। ओवर राइडिंग मतलब क्या, कि जो भी उसमें प्रोविजन में जो प्रोसीजर दिया है, हाई कोर्ट उसको उससे अबाइड बाई करेगा ही नहीं। अब जैसे मान लीजिए एफआईआर है, ठीक है, सेक्शन 154 के अंदर ऑफ सीआरपीसी आप एफआईआर लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। उसमें उसका पूरा प्रोसीजर बताया है कि कैसे एफआईआर लॉन्च होता है, किस पुलिस ऑफिसर को आपको अप्रोच करना पड़ता है, उसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये सब उसमें दिया हुआ है, ठीक है। 154 से जो चैप्टर 12 है आपका इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है। अब अगर हाईकोर्ट को हम ओवर राइडिंग पावर दे दें, ठीक है, यानी कि अगर द टर्म नॉट विथ स्टैंडिंग को वहाँ पे यूज़ कर दें, तो उससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाएगी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ जाएगी कि वहाँ पे फिर हाई कोर्ट जो है वो अपना प्रोसीजर बता सकता है कि एफआईआर कैसे लॉन्च करना है, ठीक है। अब इससे कितना प्रॉब्लम हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या टर्म यूज हुआ? यहाँ पे द टर्म विच हैज बीन यूज्ड इज नथिंग, एंड नथिंग सिग्निफाइज कि इस पर्टिकुलर लॉ में जो भी दिया है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है, लेकिन वो लॉ हाई कोर्ट के इनहेरेंट पावर्स को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, हाई कोर्ट के इनहेरेंट पावर्स को अफेक्ट नहीं करेगा। इस संहिता में जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी प्रोसीजर हैं, वो एज इट इज़ ही रहेंगे, मगर वो किसी भी तरीके से हाई कोर्ट के जो इनहेरेंट पावर्स हैं उनको अफेक्ट नहीं करेंगे, और ना ही हाई कोर्ट के जो इनहेरेंट पावर्स हैं वो उन प्रोविजंस को ओवरराइड करेंगे। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो इनहेरेंट पावर्स हैं, दे आर द रिजल्ट ऑफ जुडिशियल विजडम, ठीक है, और जो प्रोविजंस हैं एंड द संहिता इज द रिजल्ट ऑफ लेजिस्लेटिव विजडम, ठीक है। तो इन दोनों में कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि सेक्शन 528 जो है वो बाकी प्रोविजंस को ओवरराइड कर देगा, लेजिस्लेचर ने जो प्रोविजंस बनाए हैं उस पर ध्यान ही नहीं देगा, जो अपने मन मुताबिक चाहे कर सकता है हाईकोर्ट, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाईकोर्ट जो है वो अपने पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है इफ सपोज कोई ऐसा सिचुएशन खड़ा हो गया, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, सपोज ट्रायल कोर्ट ने किसी बहुत ही पावरफुल पर्सन के अगेंस्ट, ठीक है, कोई जजमेंट पास किया। अब वो जो पावरफुल पर्सन है, ठीक है, वो ट्रायल कोर्ट को धमकी दे रहा है कि ठीक है भाई, तू मेरे को जेल में भेज के दिखा, तेरे अंदर अगर दम है तो तू मेरे को जेल में भेज के दिखा दे, ऐसे कर रहा है, ठीक है। पुलिस वाले भी डर गए, ठीक है, पुलिस वाले भी कहते हैं हाँ भाई ये तो बड़ा पावरफुल आदमी है, इसके घर पे जाना हमारे लिए बड़ा खतरे का वो हो सकता है, तो हम इसके घर पे जाएंगे ही नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या आप पूरे सीआरपीसी या बीएनएसएस में ये देख सकते हैं कोई ऐसा प्रोविजन है जहाँ पे ये कहता है कि जो हाई कोर्ट है वो सीआरपीएफ को भेज सकती है या फिर आर्मी को कॉल कर सकती है? नहीं लिखा हुआ है। बट हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि यहाँ पर 3 तरीके के इनहेरेंट पावर्स हाई कोर्ट को दिए गए हैं। सेकंड वन सेज टू प्रिवेंट एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट।
अब ये तो कहीं ना कहीं कि अगर आप ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट आया है उससे अबाइड बाय नहीं कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं तो जो कोर्ट का प्रोसेस है उसको अब्यूज़ करना ही हो गया। ठीक है। ठीक है। हाँ, एक मिनट, इस पे नहीं, आप इस पे आ जाइए। आई एम सो सॉरी। दैट इज टू मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर। ठीक है, मतलब ट्रायल कोर्ट ने अपना ऑर्डर पास किया। ठीक है, अब वो जो पावरफुल पर्सन है वो उससे अबाइड बाय नहीं कर रहा, पुलिस भी डरी हुई है, अरे भाई कैसे इसके घर पे जाए, इसको कैसे अरेस्ट करे। ठीक है, या फिर कोई समन भेजा है, वो समन को क्या कहते हैं कि एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, आ ही नहीं रहा समन पे। ठीक है, अब उसको अरेस्ट करने पे पुलिस वाले डर रहे हैं, तो उस केस में हाई कोर्ट जो है वो अपने इनहेरेंट पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है एंड दे कैन ऑर्डर द आर्मी। अब भाई वो बंदा आर्मी थोड़ी पावरफुल होगा, है कि नहीं? समझ में आ गया एग्जाम्पल से आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये सब समझ में आ गया ना कि नथिंग और नॉट विथ स्टैंडिंग का डिफरेंस क्या है, कौन कौन से इनहेरेंट पावर से, अभी समझेंगे और अच्छे समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, ठीक है। सो सेक्शन 528 का पर्पस क्या था ये समझ में आ गया। सिंपली यही है, ठीक है, कि जो हाई कोर्ट है उसके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिसको सेव करना बहुत ज़रूरी था, दैट्स वाई इट इज़ अ सेविंग क्लॉज। ठीक है, एंड दैट पावर कैन नॉट ओवरराइड द एक्सप्लिसिट प्रोविजंस ऑफ द बीएनएसएस। जो दिए हुए प्रोविजंस हैं उनको ओवरराइड नहीं करेगा, उनसे कंप्लाई करेगा। ठीक है, बट इफ देयर आर सम सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे मतलब किसी सिचुएशन से डील करने के लिए कोई लॉ नहीं है, तो वहाँ पर हाई कोर्ट क्या कर सकता है, अपने इनहेरेंट पावर्स को इन्वोक कर सकता है। ठीक है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इसको एक तरीके से कि द हाई कोर्ट कैन ओनली एक्सरसाइज देयर पावर, कैन ओनली एक्सरसाइज देयर पावर इन द situations of नॉन लिक्विड। ठीक है, ये एक मैक्सिम है। नॉन लिक्विड का मतलब होता है कि कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। ठीक है, तो अगर उस मैटर से डील करने के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है तो वहां पर हाई कोर्ट जो है प्रोसीजर को लाइक आगे बढ़ाने के लिए अपने इनहेरेंट पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, एंड द पावर्स एंड द इनहेरेंट पावर्स must be exercised in the cases of ex debito justitiae। ठीक है, इन लीगल मैक्सिम्स को याद रखिएगा, ये इनके मीनिंग कई बार प्रीलिम्स में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो ये मैक्सिम आपके आंसर्स को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाएगा। ठीक है, एक्स डेबिटो जस्टिस ये मतलब होता है एज ए मैटर ऑफ जस्टिस। ठीक है, एज ए मैटर ऑफ जस्टिस। ठीक है, अब जैसे एज ए मैटर ऑफ जस्टिस का आपको एक एग्जांपल दे दूं कि सपोज एक इंसान है, ठीक है, उसको रॉन्गफुली किसी क्राइम के लिए एक्यूज किया गया है। ठीक है, उसको रॉन्गफुली किसी क्राइम के लिए एक्यूज किया गया है, तो ये तो भाई उसका राइट है कि उसको एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए अंडर आर्टिकल 21, राइट टू फेयर ट्रायल। ठीक है, आर्टिकल 21 के अंदर इट इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ हिज कि उसको एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। सो दैट इज एज ए मैटर ऑफ जस्टिस, जो हाई कोर्ट है दैट कैन ऑर्डर टू गिव हिम अ फेयर ट्रायल। ठीक है, क्या हो रहा है कि वहाँ पर एक्स पार्टी जजमेंट दे दिया जा रहा है कि सिर्फ एक पार्टी को, दैट इज द प्रोसिक्यूशन, उसको सुना जा रहा है और जो एक्यूज्ड है उसको अपना साइड प्रेजेंट करने का मौका ही नहीं दिया गया। तो यहाँ पे फेयर ट्रायल है? नहीं है फेयर ट्रायल। ठीक है, सो दैट इज एक्स डेबिटो जस्टिसिए। अब यहां पर एक सवाल और आता है, सवाल ये आता है कि क्या जो हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स उनको अवॉर्ड किए गए हैं, क्या वो कभी भी उसको यूज कर सकते हैं एक रेगुलर मैनर में, जब मन चाहे, हाँ भाई चलो ठीक है आज मौसम बड़ा सुहाना हुआ है, हम अपने इनहेरेंट पावर्स को इन्वोक कर देते हैं, क्या ऐसा होता है? नहीं, नहीं। एक केस लॉ आप लोग मेंशन कर लें प्लीज, जंडू फार्मास्यूटिकल्स वर्सेस शारफुल हक। ठीक है, इसको आप लोग प्लीज लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है और ये है 2004
सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी थी? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर्स दी गई हैं, ठीक है, जो उसको इनहेरेंट पावर्स अवार्ड नहीं किए गए, सेव किए गए हैं अंडर सेक्शन 528 ऑफ बीएनएसएस, हम लोग इसको सीआरपीसी के रेलेवेंस से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो जजमेंट है 2004 का है, उस टाइम पे सीआरपीसी एक्टिव था। ठीक है, सो दैट विल बी अंडर सेक्शन 482। अभी पढ़ेंगे सेक्शन 482 को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो सेक्शन 482 के अंदर हाई कोर्ट के जो इनहेरेंट पावर्स हैं जिनको सेव किया गया है, दैट शुड ओनली बी एक्सरसाइज्ड इन स्पेरिंगली एंड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं, द पावर्स should only be exercised sparingly and in exceptional circumstances। ठीक है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर हाई कोर्ट हर सिचुएशन में अपने इनहेरेंट पावर्स को इन्वोक करना शुरू कर दे, तो वो तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन जाएगा ना, कि हर केस में जो हाई कोर्ट है, कोई मतलब ट्रायल कोर्ट में लाखों करोड़ों केसेस चलते रहते हैं, अब हर केस में हाई कोर्ट अपने इनहेरेंट पावर्स को इन्वोक कर रहा है, जबकि उसके लिए एक्सप्लिसिट प्रोविजंस दिए गए हैं, उस प्रोसेस के लिए एक्सप्लिसिट प्रोविजन दिए गए हैं, बट उसको इन्वोक किए जा रहे हैं। नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट शैल बी एक्सरसाइज्ड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। जब ऐसा लगे कि कोई नॉन लिक्वे का सिचुएशन है, कि उस पर्टिकुलर मैटर से डील करने के लिए कोई लॉ नहीं है। ठीक है, एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, दैट इज एक्स डेबिटो जस्टिसिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके। सो आगे बढ़ते हैं। अब अगला एक सवाल ये खड़ा होता है, सेक्शन 151 of CPC and section 528/section 482 of BNSS/CRPC। ठीक है, अब अगला सवाल जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर में हमें समझ में आ गया कि इनहेरेंट पावर जो है वो हाई कोर्ट के पास अवेलेबल है। क्रिमिनल प्रोसेस में तो हमें समझ में आ गया क्रिमिनल, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये होता है, क्या सिविल प्रोसेस में भी सेम प्रोसीजर फॉलो होता है? क्या मतलब हाई कोर्ट जो है उसी के पास इनहेरेंट पावर्स है इवन लाइक व्हाइल डीलिंग विद अ सिविल केस? तो इसका आंसर है नो। ठीक है, सिविल प्रोसीजर में मैं लिख देता हूं अंडर सीपीसी। आप देखिए, जब आप आंसर राइटिंग करें ना, तो आप सीपीसी सीआरपीसी मत लिखिएगा। ठीक है, ये हमेशा आप इसको फुल फॉर्म में ही लिखिएगा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है, मैं समझाऊंगा ये चीज बाद में आपको। सो अंडर सीपीसी all civil courts have been declared to have inherent powers। ठीक है, सीपीसी के केस में सेक्शन 151 और सीपीसी ये कहता है कि जितने भी सिविल कोर्ट्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे वो, ठीक है, चाहे जितने भी सिविल कोर्ट्स हैं, सबके पास इनहेरेंट पावर्स हैं। अब इसका रीजन क्या है? सिविल कोर्ट्स में सबको इनहेरेंट पावर दे दिया, लेकिन जब क्रिमिनल मैटर्स की बात आई तो वहां पे खाली हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स है। क्यों ट्रायल कोर्ट को नहीं दे दिया? समझते हैं। देखिए सिविल मैटर जो होता है वो एक प्राइवेट मैटर होता है, दो इंडिविजुअल के बीच में होता है। लेकिन जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वहां पर लार्जर सोसाइटल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, लार्जर सोसाइटल इंटरेस्ट, जो मैं बातें आपको बोल रहा हूं प्लीज उसको आप लिखते रहिएगा। ठीक है, आप ही के लिए हेल्पफुल रहेगा, नोट्स बनाते रहिएगा। तो वहां पर लार्जर सोसाइटल इंटरेस्ट इन्वॉल्व रहता है। बेसिकली जब आप किसी इंसान को प्रोसिक्यूट करते हो, जब उसको आप गिल्टी ठहरा देते हो आफ्टर जजमेंट, तो क्या होता है वहां पे उसकी लिबर्टी को कर्टेल किया जा रहा है। ठीक है, वहां पर उसके लिबर्टी को कर्टेल किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सिविल केसेस में आप किसी इंसान के लिबर्टी को कर्टेल नहीं करते हो, लेकिन क्रिमिनल केसेस में आप किसी इंसान के लिबर्टी को कर्टेल कर रहे हो। ठीक है, उसके लिबर्टी को छीन रहे हो उसके हाथों से,
ऑब्वियसली बात है, इंसान जेल जाएगा तो उसका लिबर्टी थोड़ी रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली द स्टेक्स आर हायर, द स्टेक्स आर हायर इन क्रिमिनल केसेस। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए सीपीसी जो है वहां पर सबको जितने भी कोर्ट्स हैं सबके पास जो सिविल मैटर से डील करते हैं, जिनका सिविल मैटर्स में ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, उनके पास इनहेरेंट पावर्स हैं, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू क्रिमिनल मैटर्स, यहां पर इनहेरेंट पावर्स आर ओनली बीन गिवन टू द हाई कोर्ट, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई कोर्ट तो समझ में आ गया। तो क्या यहां पर जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट है, जो सेशन कोर्ट्स हैं, क्या उनके पास भी इनहेरेंट पावर्स हैं? द क्वेश्चन इज डज द कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स और मैजिस्ट्रेट्स और सेशंस कोर्ट have inherent powers? So this is the question, ठीक है, कि क्या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स उनके पास भी इनहेरेंट पावर्स हैं? तो इसका आंसर है यस है। अब आप बोलेंगे भाई ये क्या बात हुआ, अभी तो आपने बोला कि सेक्शन 528 खाली हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर देता है, तो ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास कहां से इनहेरेंट पावर्स आ गई? देखिए, एक्सप्लिसिटली नहीं है, लिखा हुआ नहीं है ये चीज कि हाँ हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स जो है उनको भी इनहेरेंट पावर्स दे रहे हैं, इट इज नॉट एक्सप्लिसिट, ठीक है। बट एक बात बताइए, क्या जो आपके ट्रायल कोर्ट्स होते हैं वो क्या जस्टिस के लिए काम नहीं करते हैं? जस्टिस के लिए काम करते हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ही काम करते हैं, उसी के लिए वो जजमेंट प्रोनाउंस करते हैं कि किसी को जस्टिस मिल सके, ठीक है। तो एक्सप्लिसिटली उनके पास ये पावर नहीं है, बट उनके पास एंसिलरी एंड इंसिडेंटल पावर्स हैं, ठीक है। अगर मान लो एक्सप्लिसिटली हो जाता, लिख दिया गया होता कि किसी सेक्शन में लिख दिया गया होता कि सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर सेशंस कोर्ट, ठीक है, तो वहां पे कंफ्लिक्ट नहीं दिख रहा है आपको कि आप उनको भी दे दिए इनहेरेंट पावर्स, आप इनको भी दे दिए इनहेरेंट पावर्स, तो वहां पे कंफ्लिक्ट हो जाता, ठीक है, कि अब कौन इनहेरेंट पावर को इन्वोक करे, कौन एक्सरसाइज करे। तो हाँ, जैसे हमने क्या पढ़ा पिछले केस में, दैट इज झंडू फार्मास्यूटिकल वर्सेस शार्फुल हक, कि जो हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स हैं दैट शैल ओनली बी एक्सरसाइज स्पेरिंगली एंड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। सही बात है, नॉट इन अ रेगुलर मैनर। तो यहाँ पर जो मैजिस्ट्रेट के जो पास जो पावर्स हैं, जो इंसिडेंटल एंसिलरी पावर्स हैं, दैट शैल ऑल्सो बी एक्सरसाइज्ड इन ए वेरी स्पेरिंगली मैनर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में और बहुत ही ध्यानपूर्वक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को अपनी पावर को एक्सरसाइज करना है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज सेक्शन 156 क्लॉज 3। यहां पर क्या होता है, देखिए आपको एक चीज समझाता हूं। जो मैजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, इनका काम क्या होता है? इंक्वायरी करना स्लैश ट्रायल करना, स्लैश नहीं एंड कर देते हैं, इंक्वायरी एंड ट्रायल, ठीक है। क्या मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। इन्वेस्टिगेशन काम किसका काम है करने का? पुलिस ऑफिसर या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस करती है। अब इसका डिफरेंस समझिए ना, इन्वेस्टिगेशन करना एग्जीक्यूटिव मशीनरी का काम है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करना एग्जीक्यूटिव मशीनरी का काम है, और आपका ट्रायल करना, इंक्वायरी करना, ये जुडिशरी का काम है। आर्टिकल 50 क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? किसके बारे में बात करता है? सेपरेशन ऑफ पावर की, है कि नहीं? सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है आर्टिकल 50। तो इन्वेस्टिगेशन का काम एग्जीक्यूटिव मशीनरी का है और ट्रायल का काम, जो जजमेंट देने का काम है, वो जुडिशरी मशीनरी का है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, जुडिशरी तो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, ऑब्वियस सी बात है। बट अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3
जो आपके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं, जो उनको इंसिडेंटल और एंसिलरी पावर्स अवॉर्ड की गई हैं, बेस्ड ऑन दैट दे कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, एंड नॉट जस्ट इन्वेस्टिगेशन, दे कैन ऑर्डर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। सिर्फ यहीं तक नहीं, दे कैन ऑल्सो मॉनिटर द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, मॉनिटर द इन्वेस्टिगेशन। हमने ये समझ लिया ना कि इन्वेस्टिगेशन करने की पावर एग्जीक्यूटिव मशीनरी के पास है, ट्रायल करने की पावर जुडिशियल मशीनरी के पास है, जुडिशरी के पास है, ठीक है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जो कि एक इंसिडेंटल और एंसिलरी पावर अवेलेबल है बिफोर द मैजिस्ट्रेट, उसको एक्सरसाइज करके दे कैन ऑर्डर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और मॉनिटर द इन्वेस्टिगेशन विच इज बीन कंडक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव मशीनरी। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो इस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है। ये केस हुआ था साकिरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, साकिरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, दैट इज 2007 सुप्रीम कोर्ट। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैव incidental or ancillary powers to support and supplement their orders in the interest of justice, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको? इसी का एग्जांपल आप देख सकते हैं, दैट इज सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ CRPC, ठीक है। समझ में आ गया आपको यहां तक? हाँ, तो हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। हमें ये समझ में आ गया ना कि इनहेरेंट पावर्स क्या होता है। इनहेरेंट पावर्स वही पावर्स हैं जो कि हाई कोर्ट के पास अवेलेबल है बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अ स्टेट, ठीक है। हमने ये भी समझा कि जितने सिविल कोर्ट्स हैं, जो भी सिविल मैटर से डील करते हैं, उनके पास अंडर सेक्शन 151 ऑफ CPC इनहेरेंट पावर्स अवेलेबल हैं। फिर हमने क्या समझा कि जो मैजिस्ट्रेट्स हैं, ठीक है, उनके पास एंसिलरी और इंसिडेंटल पावर्स हैं। ये हमने किस केस में पढ़ा? साकिरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और हमने एक केस और पढ़ा था, दैट इज जंडू फार्मास्यूटिकल्स वर्सेस क्या था? जंडू फार्मास्यूटिकल वर्सेस शारफुल हक, ठीक है, दैट इज 2004 सुप्रीम कोर्ट, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि जो इनहेरेंट पावर्स हैं दैट शुड ओनली बी एक्सरसाइज स्पेरिंगली एंड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस एंड नॉट इन अ रेगुलर मैनर। अब इन सबके एक एग्जांपल देख लेते हैं। टू मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर। इसका हमने वो वाला केस समझ लिया था कि सपोज कोई बंदा है, ठीक है, अपनी पावर को मिसयूज कर रहा है और उसके अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट आया है या फिर उसको कोर्ट बुला रही है, वो जा नहीं रहा, तो वहाँ पर हाई कोर्ट जो है अपने इनहेरेंट पावर्स को इन्वोक करके उस बंदे को क्या कर सकती है? उस बंदे को लाइक अरेस्ट करवा सकती है, लाइक आर्मी को बुला सकती है, CRPF को बुला सकती है। देन अब यहाँ पे आता है टू प्रिवेंट एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, जैसे मान लो कोई इंसान है, ठीक है, वो किसी इंसान के अगेंस्ट बार बार मैलाफाइड इंटेंशन से कंप्लेंट लॉन्च कर रहा है या फिर FIR लॉन्च कर रहा है, ठीक है। बाद में समझेंगे FIR और कंप्लेंट का डिफरेंस क्या होता है। बस यही समझ लीजिए कि मैलाफाइड तरीके से बार बार वो कोई केस फाइल कर रहा है, ठीक है, ओके। उसके बाद जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। इसमें क्या है? सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। अब सपोज कोई ट्रायल है, ठीक है, कोई ट्रायल है, वो भाई सालों साल ले रहा है कंप्लीट होने में, बहुत टाइम ले रहा है, लाइक 20 साल, 25 साल, 30 साल। आपने ऐसे केसेस सुने होंगे अक्सर, रेप और मर्डर के केसेस में जो उसका ट्रायल होता है वो बहुत लंबा खिंच जाता है। ये खाली कहने की बात है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ठीक है। हकीकत तो यही है कि जस्टिस हमेशा डिले होता है। तो इसका आप एक केस लिख सकते हैं, दैट इज हुसैनरा खातून। इट इज़ अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट, हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि मतलब कि
कि अगर मान लीजिए जो आपका ट्रायल कोर्ट है, इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट द ट्रायल, ठीक है, और जो बंदा है वो डिटेन करके रखा गया है इन द प्रिजन, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी लिबर्टी कर्टेल हो रही है। तो उस केस में हाई कोर्ट कैन इन्वोक देयर इनहेरेंट पावर्स एंड ऑर्डर ए फेयर एंड स्पीडी ट्रायल, ठीक है, ये हाई कोर्ट कर सकती है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। सो ठीक है, सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे सेक्शन 529 ऑफ CRPC/BNSS।